स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया में। वो है ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यीकरण। दुनिया में जहां कहीं भी कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती थी कि जब खाद्यान्न का सरप्लस होता था तो किसान अपनी अतिरिक्त आय के लिए वो कैश क्रॉप्स की तरफ जाते थे। लेकिन भारत में ये प्रक्रिया एक थोपी गई प्रक्रिया थी। वो मजबूरन नकदी फसलों की तरफ गए। क्या कारण था कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, इन सब पे चर्चा करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण। पहले देखेंगे कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने के पहले एक गांव का आत्मनिर्भर गांव हुआ करता था, जजमानी व्यवस्था पर आधारित होता था, जिसमें कृषक उतना ही उपज करते थे जिसमें उनकी अपनी जरूरत और गांव के लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। परंतु जब कृषि का ब्रिटिशर्स आए और जब कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, भले ही वो एक थोपी गई प्रक्रिया थी, तो वो जो आत्मनिर्भर गांव की व्यवस्था थी वो टूट गई। इसका जो परिणाम था वो सकारात्मक बहुत कम, नकारात्मक ज्यादा रहा। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जब औद्योगिकरण हुआ, वाणिज्यीकरण हुआ, तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। लेकिन भारत में कहानी कुछ और थी, यहाँ कुछ और हो रहा था। तो उसे हम देखेंगे। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था कैसी थी कि कच्चे माल भारत से बाहर जाते थे और निर्मित वस्तुएं भारत आती थी, जिसका भारत को कोई लाभ विशेष नहीं मिलता था इस वाणिज्यीकरण का। एक डिफरेंस अगर हम देखें एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में और वाणिज्यिक कृषि की अर्थव्यवस्था में, तो आत्मनिर्भर जो गांव की अर्थव्यवस्था होती थी, इसका प्राथमिक प्राथमिक उद्देश्य होता था स्वयं का उपभोग, अपने गांव के लोगों का उपभोग। जैसे कि कृषक ने अतिरिक्त उत्पादन किया खाद्यान्न से ज्यादा, तो अनाज दे के वो कारीगर से कुछ वस्तुएं ले ली, जैसे उसने खाट बनवा ली, उसने जो है और अन्य उपयोग की वस्तुएं ले ली लोहार को या किसी को दे के अपने उस खाद्यान्न को। उसी तरह से अन्य विभिन्न भिन्न सेवाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती थी और गांव आत्मनिर्भर रहता था, सुखी रहता था, संपन्न रहता था। वाणिज्यिक कृषि आई, बाजार के लिए जब फसलें उत्पादित होने लगी, कपास जूट इन सब की तरफ किसान गए, तो उनका उद्देश्य ये था कि वो किसी तरह से राजस्व को चुका लें। हालांकि अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया से होता तो इससे उद्योग स्थापित होते, भारत का विकास होता। लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, थोपी गई प्रक्रिया थी, इसलिए इसका लाभ नहीं मिल रहा था। फसल का प्रकार, नकदी फसलों में कपास जूट नील, खाद्यान्न में गेहूं चावल ये आती हैं। किसान और स्थानीय समुदाय इसका मुख्य लाभार्थी होता है। वाणिज्यिक कृषि में ब्रिटिश उद्योग व्यापारी और सरकार यहाँ पे मुख्य लाभार्थी थे, क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा था नकदी फसलों का, वो बहुत सस्ते दामों पे ब्रिटिशर्स खरीदते थे और उसका निर्यात करते थे। निर्यात करके वहां से वस्तुएं निर्मित होकर भारत में आती थी, और जो यहाँ के स्वनिर्मित उद्योग थे, हस्तशिल्प और लघु उद्योग, उनसे जो निर्मित वस्तुएं थी वो इनसे कम्पीट नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह की व्यवस्था में भारत का नुकसान ही नुकसान हो रहा था। बाजार पर निर्भरता इसमें न्यूनतम थी। ये जो है वैश्विक कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता था इस पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब कपास वगैरह की कीमतें, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध के दौरान कपास वगैरह की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो उस समय भारत में देखा जाए तो नकदी फसलों के लिए ज्यादा प्रयास किया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे उन्होंने उद्योग स्थापित करने की कोशिश की, भारत के किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया नकदी फसलों की तरफ। तो बाजार का प्रभाव इस पर दिखाई देता है, वैश्विक बाजार का। इन्हें केवल प्राकृतिक आपदाओं का डर रहता था कि हाँ, प्राकृतिक आपदाएं हुई, अनाज का उत्पादन कम हुआ, उससे उससे उनका नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था, जोखिम स्तर, अकाल के साथ साथ बाजार की अस्थिरता, कर्ज, क्योंकि उन्हें अपने राजस्व चुकाने के लिए और नकदी फसलों में जो कि लागत भी ज्यादा आती थी उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता था। उनको लगता था कि हम नकदी फसलें उपजाएंगे तो जो हमारी बढ़ी राजस्व है, जो हमें इतना ज्यादा लगान के रूप में देना पड़ता है, वो हम चूंकि उन्हें नकद देना होता था लगान, तो वो उस नकद लगान को नकदी फसलों को बेच के ज्यादा आय करके हम चुका देंगे उस अपने राजस्व को। तो एक वो दबाव, इन सब कारणों से वो यहाँ पे
फैक्टर होते थे नकदी फसलों की तरफ जाने के। अब हम यहाँ पे वाणिज्यीकरण के कारणों को देखेंगे। ये कारण है, क्या कारण थे कि वाणिज्यिक कृषि की तरफ किसान गए। एक तो ये दबाव थे, आंतरिक कारण थे कह सकते हैं, और कुछ वाह्य, बाहर की तरफ से खिंचाव, वाह्य कारण थे। आंतरिक कारणों में जैसे ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियां थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महाल, इन तीनों में ही आप देखेंगे राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी, लगभग 50%। इवन महालवाड़ी वगैरह में शुरुआत में 75% तक लगान वसूला गया। इतनी ज्यादा राजस्व की वसूली के बाद किसानों के पास कुछ बचता नहीं था कि वो लगान चुका, मतलब आधा पेट खाकर वो लगान चुकाने की कोशिश करते थे। उनका कहना था कि हम आधा पेट खा लेंगे, नकदी फसलें उपजाएंगे, उससे जो हमारी आय होगी हम उससे राजस्व चुकाने में सफल होंगे। ये एक उनके लिए मजबूरी में मोटिवेशन का काम कर रहा था। ठीक है, न, जैसा मैंने बताया नगद कर उनको देना होता था, जिससे नकदी फसलों की तरफ उनकी मजबूरी बन गई। बाहर के कारणों पे अगर हम कहें तो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। आंतरिक कारणों के अलावा बाह्य कारण की तरफ जाएंगे तो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स को कच्चे माल की जरूरत थी ब्रिटिश उद्योगों के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किया। ठीक है, प्रयास के तहत क्या किया, कहीं कई जगहों पे तो उनको अग्रिम धनराशियां दी गई किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए। परंतु देखा जाए तो एक मोनोपोली थी, क्योंकि जब जो नकदी फसलें उत्पादित होती थी उनके कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होते थे उन ब्रिटिश उद्यमियों के सामने, तो बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदते थे उन नकदी फसलों को, और वो बाहर ले जाते थे अपने देश में। वहां पर फैक्ट्रियों में उनका उपयोग होता था और उससे वस्त्र, बहुत सारी वस्तुएं निर्मित होती थी। फिर वही वस्तुएं भारत जैसे बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में जाती थी, सस्ते दामों पे वो बिकती थी। तो कहने का मतलब इन नकदी फसलों का भारत भारतीय उद्यमियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा था। ठीक है, वैश्विक बाजार की मांग, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कपास, जूट, इन सब की कीमत बढ़ गई थी, तो उन्हें नए उत्पाद स्थलों की तलाश थी। भारत उसके लिए उन्हें फर्टाइल जगह दिखाई दी, जहां पे उन्होंने नकदी फसलों के लिए उद्योग स्थापित किए, स्वयं बहुत सारे उद्योग स्थापित किए, और यहाँ के श्रमिकों के माध्यम से इन नकदी फसलों का उत्पादन कराया। इसके अलावा किसानों को भी स्वयं नकदी फसलें उत्पादित करने के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जब उन्हें इतना राजस्व देना पड़ता था कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, कि इवन राजस्व की मात्रा इतनी ज्यादा होती थी कि उसको चुकाने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता था। तो उन सब इस परिस्थितियों में वो विवश हो जाते थे नकदी फसलों की तरफ जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तो उन्होंने खुद निवेश किया नकदी फसलों में, चाय बागान में निवेश किया, कपास, जूट, इन सब में। दूसरे भारतीय किसानों ने भी उन सब मजबूरी बस इन नकदी फसलों की तरफ वो गए। ठीक है, और कारणों में अगर देखें तो जैसे मैंने बताया कि भारत चूंकि एक बड़ा बाजार तैयार हो चुका था, बंदरगाह, रेलवे, ये सब निर्मित हो चुके थे 1854 के बाद देखते हैं। अब वैसी स्थितियों में बहुत सहज था कि कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुंचाया जाए, वहां से वो ब्रिटेन जाएं और फिर उत्पादित वस्तुएं भारत के बाजारों में पाट दी जाएं। तो ये भी एक कारक के रूप में, जो कह सकते हैं कि जो एक सप्लाई चेन थी, मटेरियल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एक चेन डेवलप हो गई थी, उसने भी एक बड़ा कारण निभाया भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगों के अनुसार भारत में देखेंगे ना तो उद्योग जो स्थापित हुए उनका क्षेत्र, जहां जिसकी ज्यादा वो थी, उत्पादकता थी जिन नकदी फसलों की, जिसके लिए मिट्टियां फर्टाइल थी, उसके अनुसार उद्योग स्थापित किए गए। जैसे आप देखेंगे गुजरात का अहमदाबाद, महाराष्ट्र, इन सब में कपास को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यहाँ की काली मिट्टियों में कपास का उत्पादन अच्छा हो सकता था।
बिहार नील उत्पादन के लिए उपयुक्त था, असम चाय उत्पादन के लिए, बंगाल जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त था। इस तरह से उनकी भौगोलिक जलवायु के अनुसार उन फसलों को उत्पादन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वहां पे अपने उद्यम स्थापित किए और वहां के किसानों को उन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी किया। क्लियर? उन्होंने इसको ठेकेदारी व बागान प्रणाली सिस्टम के रूप में डेवलप किया, विशेषकर नीर और चाय के उत्पादन। इनमें जो है ना, यूरोपीय प्लांटर्स ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया। यूरोपीय निवेशकों ने सबसे ज्यादा नील और चाय के उत्पादन में डायरेक्ट अपना निवेश किया, उस पर सीधा कंट्रोल स्थापित किया, जहां किसानों को अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल उगाने की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया इन क्षेत्रों में कि उनको अपने श्रम से अपनी अपनी जमीन पर नील और चाय उत्पादित करना होगा। इसी के एवज में देखेंगे किसानों का विद्रोह होता है, जो 1800 क्या कहते हैं 59 का जो नील विद्रोह था, वो एक बड़ा कारण यही था कि उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी जमीन पर नील उत्पादन करें खाद्यान्न फसलों की जगह। तो एक बड़ा 1859 का नील विद्रोह निकल कर आता है सामने इस नीतियों के परिणाम स्वरूप, जिसके भी परिणामों में जब हम चर्चा करें तो इस पॉइंट को हम बताएंगे। ठीक है, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास हो चुका था। जैसे मैंने बताया कि बंदरगाह, रेलवे, इन सबके विकास से बहुत आसान था कच्चे मालों को ले जाना और फिर उत्पादित वस्तुओं को भारत में ले आके बांट देना। ठीक है, तेजी से संचार व्यवस्था इनकी डेवलप हो चुकी थी, एक बड़ा कारण था। एक बड़ा कारण था नकदी फसलों की तरफ जाने का महाजनी व्यवस्था और कर्ज का दुष्चक्र। ये देखिए आपको दुष्चक्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्र में किसान उलझा हुआ था। ठीक है, ये चक्र कैसा था, इसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। भू राजस्व की दर बहुत उच्च थी, उनको नकदी में देना हो, नकद रुपए में देना होता था राजस्व। उनको लगता था हम नकदी फसलें उपजाएंगे, हमें ज्यादा उसका मूल्य मिलेगा, ज्यादा मूल्य मिलेगा तो हम लगान चुका ले जाएंगे, भले ही हम आधे पेट खाएं, कम खाएं, लेकिन कम से कम सुकून से हमारी जमीनें तो बची रहेंगी, हमारी जमीनें तो नहीं छिन जाएंगी। तो इस मजबूरी में वो अब क्या होता था कि अब कैश, जो नकदी फसलें होती थी उनके बीज बहुत महंगे होते थे, उसके लिए वो कर्ज लेते थे सूदखोरों महाजनों से कि जब हमारी नकदी फसल बिकेगी तो तुम्हारा हम कर्ज चुका देंगे। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स उद्यमी थे उन सबकी मोनोपोली थी, तो जो भी उत्पादन हो रहा है उसको बहुत औने पौने दाम पे खरीद ले रहे हैं। जितनी उम्मीद कर रहे हैं किसान कि हमें इतना फायदा होगा, उतना फायदा उन्हें हो नहीं रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। अब उस उस ऋण को चुकाने के लिए जो उन्होंने ऋण महाजनों से ले रखा है, उनको लगता है कि हम अगली बार जब नकदी फसल उपजाएंगे तो फिर जो लाभ होगा हम उसमें पुराना ऋण और नया ऋण दोनों चुका देंगे। इस उम्मीद में दोबारा ऋण ले ले रहे हैं, पुराना ऋण चुक नहीं रहा है, नया ऋण ले ले रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आ रही है कि महाजन कोर्ट जा रहा है, कोर्ट ब्रिटिश कोर्ट है, महाजन के फेवर में है, सूदखोरों के फेवर में है। कोर्ट निर्णय दे रही है कि अगर तुम महाजन का, सूदखोर का कर्ज नहीं चुकाओगे, जो ब्याज है बढ़ा हुआ नहीं चुकाओगे, तुम्हारी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। वो जमीनें किसानों से लेकर सूदखोरों को दे दी जा रही। तो किसान जो है जमीन विहीन हो जा रहा है, मजदूर हो जा रहा है, वो अपनी जमीनें उसकी चली जा रही हैं। बाजार की स्थिरता, फसल का खराब होना, इन सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये इस चक्र से निकल नहीं पा रहा है। तो ये जो चक्र है ये कहीं ना कहीं किसानों की दुर्दशा का परिणाम भी है, और इस चक्र में उलझ के एक बड़ा कारण हो रहा है कि वो मजबूरी में नकदी फसलों की तरफ मुड़ रहा है, उन्मुख हो रहा है, इस जाल से निकल ना पाने की वजह से। ठीक है, तो अब हमने इसका कारण बता दिया। ठीक है, कारण बताने के बाद हम इसके परिणामों को देखते हैं। क्या सकारात्मक परिणाम रहे वाणिज्यीकरण के, क्या नकारात्मक परिणाम रहे, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। सकारात्मक परिणाम बहुत थोड़ा निकल के आया, इसका नकारात्मक परिणाम इतना ज्यादा था कि सकारात्मक परिणाम तो निग्लेक्सिबल था। सकारात्मक परिणाम में बस ये कह सकते हैं कि बाजार का जो है, भारतीय चूंकि जजमानी व्यवस्था टूट गई, कच्चे कच्चे माल ट्रांसपोर्ट से जुड़ गए बाजारों से, तो बाजार अर्थव्यवस्था से गांव, भारतीय गांव और किसान जुड़ गए।
भले उनका लॉस हो रहा था, उनको उचित कीमत नहीं मिल रही थी अपने नकदी फसलों की, लेकिन एक उस वैश्विक अर्थव्यवस्था से वो जुड़ रहे हैं, बाजार से जुड़ रहे हैं। उनके उनके उत्पाद, कच्चे उत्पाद बाहर जा रहे हैं, ब्रिटेन तक जा रहे हैं, फिर वहां से निर्मित वस्तुएं बहुत सारे देशों में जा रही हैं, इवन भारत में ही आ रही हैं, पट रही हैं। तो उस वैश्विक अर्थव्यवस्था से वो जुड़ रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों का आंशिक प्रवेश, क्योंकि मजबूरी थी ब्रिटिशर्स की, ज्यादा उत्पादन उन्हें चाहिए था, तो कुछ तकनीकी निवेश किया उन्होंने इन नकदी फसलों के उत्पादन में। इसके अलावा एक और सकारात्मक परिणाम हम कह सकते हैं कि भारतीय उद्योगों का कुछ विकास आपको दिखाई देगा यहाँ। भारतीय उद्योगों का विकास सकारात्मक परिणाम में किसके द्वारा? भारतीय उद्यमियों के द्वारा। भारतीय उद्यमियों के द्वारा भारतीय उद्योगों का विकास आपको यहां दिखाई देगा। जैसे आप देखेंगे इधर क्या कहते हैं, मुंबई अहमदाबाद क्षेत्र में कपड़ा मिल स्थापित होता है 1854 में, ठीक है, क्योंकि इधर कपास की अधिकता थी तो कपड़ा मिल स्थापित हुई। जूट केंद्र स्थापित होता है बंगाल में, कावस जी नाना भाई स्थापित करते हैं जूट फैक्ट्री। ये भारतीय उद्यमी थे, क्योंकि जब नकदी फसलों की बढ़ोतरी हो रही थी हमारे देश में, तो कुछ ऐसे मध्य वर्ग के लोग थे जिन्होंने व्यापार व्यवसाय से पैसा कमा लिया था। अब वो इस स्थिति में थे कि कुछ निवेश कर सकते थे, तो उन्हीं मध्य वर्ग के व्यापारियों ने निवेश किया। निवेश करने से उनको क्या फायदा हुआ? कुछ अपने उद्योग स्थापित हुए। इनको स्वदेशी आंदोलन का भी लाभ मिला। स्वदेशी आंदोलन अगर आप लोगों को याद हो, 1905 में जो बंगाल का आंदोलन था, उसमें क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता था, उनकी होली जलाई जाती थी। तो इस आंदोलन के सपोर्ट का भी इन्हें फायदा मिला उस दौरान। नकदी फसलों से उनको रॉ मटेरियल मिला, पूंजी उनके पास थी, उन्होंने अपने उद्योग स्थापित किया। लेकिन इतनी, चूंकि पता है बाहर से जो माल तैयार होकर आता था उतने सस्ते होते थे, इन्हें कम्पीट करना पड़ता था। लेकिन आंदोलन इन्हें अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से, क्योंकि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा तो लोग स्वदेशी वस्तुओं की तरफ उन्मुख हुए, इन उद्योगों से निर्मित वस्तुओं को खरीदे आंदोलन के प्रभाव में लोग, तो इन उद्योगों का विकास हुआ। इसी देखेंगे आगे चल के 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना होती है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन की, जमशेदजी टाटा ने किया। ठीक, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस रॉ मटेरियल की उपलब्धता ने भारत में कुछ जो एंटरप्रेन्योर थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्यमी थे, उन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहेंगे सकारात्मक परिणाम तो यही था कि भारतीय उद्यमियों द्वारा उद्योगों का विकास। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, उद्योगों का विकास भारतीय उद्यमियों द्वारा। ये थे इसके सकारात्मक परिणाम। लेकिन नकारात्मक परिणामों की बात करें तो सबसे बड़ा नकारात्मक परिणाम तो यही रहा, खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। जब पेट काट कर किसान नकदी फसलों की तरफ गया तो क्या होगा? पेट नहीं भर रहा है, इस स्थिति में आगे किसान की बड़े बड़े अकाल पड़ने लगे। 1943 का जो बंगाल का अकाल है, कहा जाता है कि सुगत बोस का कहना है कि चूंकि किसानों ने जो है जूट के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया और चावल का उत्पादन कम कर दिया। जूट के उत्पादन को उन्होंने बढ़ाया और चावल के उत्पादन को कम कर दिया। उन्होंने अपनी स्टडी में यह दिखाया है एक बड़ा रीजन था खाद्यान्न संकट का, और जिसका परिणाम होता है 1943 का बंगाल का अकाल। ठीक है, आर्थिक निर्भरता अगला जो इसका नकारात्मक पॉइंट था वो ये था कि पूरी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक जरूरतों का मोहताज बन गई। आप नकदी फसलें उपजा रहे हो, क्यों उपजा रहे हो? क्योंकि औपनिवेशिक उद्योगों को जरूरत है। आपकी क्या जरूरत है उनको मैटर नहीं करता। आप औपनिवेशिक राष्ट्र जो है, औपनिवेशिक जो उनका मातृ देश था, उसकी जरूरतों के अनुसार यहाँ की अर्थव्यवस्था संचालित होने, यानी जहां पे जो भी ब्रिटिशर जो अपनी उद्यम, चाहे वो चाय बागानों में निवेश कर रहे हैं, बैंकिंग निवेश कर रहे हैं, जो भी निवेश कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है ब्रिटिशर्स, पैसा यहां से ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा है।
यहां पे जो भी निवेश वो कर रहे हैं उसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बड़ा नकारात्मक परिणाम निकला। जमींदार, साहूकार और यूरोपीय प्लांटर्स द्वारा खूब दोहन किया गया। औने पौने दामों पे उनके उत्पाद खरीद लिए जाते थे, मजबूरी में जबरदस्ती उनसे उत्पादन कराया जाता था। ठीक है, इसी का आप आगे चल के देखेंगे, जो दक्कन उपद्रव होता है वो साहूकारों के विरुद्ध होता है, क्योंकि 1875 का जो दक्कन उपद्रव था साहूकारों के विरुद्ध था। इतना ज्यादा वो कर्ज के जाल में फंस गए थे, साहूकार उन पर इतना शोषण करते थे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। पारंपरिक कृषि का पतन, फसल की जो विविधता वगैरह थी वो समाप्त हो गई। वाणिज्यिक फसलें, कपास, जूट, इन्हीं सब पे किसान पूरी तरह से आश्रित हो गए, मुड़ गए इन्हीं की तरफ। कुछ असमान विकास, गरीबी बढ़ी, कुछ मुट्ठी भर लोग जैसे किसान, साहूकार, जमींदार, ये सब रिच हुए, बिचौलिए रिच हुए, लेकिन आम किसान और उसकी हालत खराब होती गई, वो मजदूर बनता गया। तो आर्थिक असमानता और बढ़ी। ठीक है, ये था। कहने का मतलब अगर हम कहें तो इसका जो फायदा मिला कृषि के वाणिज्यीकरण का, सिर्फ जो बिचौलिया वर्ग था उसी को मिला, किसान को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत सस्ते दाम पे लेता था किसानों से, चाहे वो यूरोपीय उद्यमी हो, चाहे वो भारतीय ऐसे व्यापारी हो जो सस्ते दाम पे लेके फिर उसको वो बाजारों में ले जाकर बेचते थे, सप्लाई करते थे। तो उन्हीं को फायदा हुआ। सूदखोर महाजन ये भी बिचौलिए वर्ग ही थे, कर्ज देते थे, और कर्ज अगर ज्यादातर किसान चुका नहीं पाता था तो उसके एवज में उसकी जमीनें हड़प लेते थे वो। तो ये स्थितियां बनी। ये देखिए ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पे, किस तरह से नकदी फसलों का उत्पादन और निर्यात 1800 से सीधे सीधे बढ़ रहा है 1850 में, यहाँ देखिए, फिर 1900 में, फिर ये 1940 की स्थिति। और जो खाद्यान्नों का उत्पादन है किस तरह से वो गिर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े अकाल, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, बड़े बड़े 1876 का अकाल, फिर 1943 का अकाल, बहुत बड़े बड़े अकाल होते हैं, 30-30, 20-20, 30-30 लाख लोग मर जाते हैं। पहले भारत में ऐसा नहीं था, ऐसे बड़े अकाल नहीं पड़ते थे भारत में, कितने लोग, खाद्यान्न सरप्लस रहता था भारत में। तो अर्थव्यवस्था को निचोड़ा जा रहा था। देखेंगे कि अगर ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टोटल जीडीपी की 23-24% थी, लेकिन इन लोगों की इन नीतियों की वजह से भारत जब आजाद होता है तो उसकी जो जीडीपी थी दुनिया की जीडीपी की मात्र 3 से 4% बची थी। चौथे दशक में ये स्थिति आ गई थी। ठीक है, नकदी फसलों पर अत्यधिक जोर देने के कारण खाद्य सुरक्षा हमारी समाप्त हो गई। जब भी बाजार गिरता है, बारिश विफल होती, किसानों के पास खोने को कुछ नहीं बचता था, जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के विनाशकारी अकाल आए। बहुत सारे अकाल पड़ते हैं 19वीं शताब्दी में, आप देखेंगे अकाल आयोग वगैरह बनाए, लेकिन वो सिर्फ राहत कार्य नाम मात्र के होते थे। खाद्यान्न उत्पादन पर इन्होंने कोई फोकस नहीं किया, उसको कैसे बढ़ाया जाए ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अभी मैंने चर्चा की थी कुछ प्रमुख किसान विद्रोह होते हैं, ये भी एक परिणाम में ही आएगा, वाणिज्यीकरण के परिणाम में इसको हम रखेंगे। जैसे दक्कन दंगा 1875 का, कपास की कीमतों में बहुत गिरावट हो गई, साहूकारों द्वारा अत्यधिक शोषण, दो बड़े कारण थे। तो दक्कन दंगा जो था वो साहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है, कीमतों में गिरावट आ गई, अब वो कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, साहूकार उन पे दबाव दे रहे थे, फाइनली उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उनके इसमें साहूकारों के बही खाते और पत्र सब जला दिए थे किसानों ने। ठीक है, नील विद्रोह में क्या था, यूरोपीय प्लांटर्स द्वारा किसानों को बेहद कम कीमत पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, परिणाम स्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं नेतृत्व के, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन लोगों ने इस नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब मैंने बताया था, चर्चा की थी, स्वाभाविक बनाम मजबूरन। एक स्वाभाविक वाणिज्यीकरण होता है, एक मजबूरी में। तो भारत का जो था वो थोपा गया, मजबूरी में अपनाया गया वाणिज्यीकरण था। ठीक है, नगद और कर्ज का दबाव, किसान और महाजन और औपनिवेशिक राज्यों द्वारा मुनाफा छीना जाना, किसान की गरीबी और दरिद्रता, ये सारी चीजें आपको एक चक्र के रूप में दिखाई देंगी, उनका एक इंटरलिंकअप आपको दिखाई देगा। ठीक है, कि कर्ज का दबाव है तो नकदी फसलों की तरफ मजबूर हो रहे हैं वो। ठीक है, नकदी फसलों से जो मुनाफा मिल रहा है वो उनका मुनाफा वास्तव वास्तव में मिल नहीं रहा है, वो किससे छीन लिया जा रहा है, तो महाजनों द्वारा, यूरोपीय प्लांटर्स द्वारा, बिचौलियों द्वारा वो मुनाफा छीन लिया जा रहा है।
किसान गरीब और दरिद्र होता जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं, इस चेन को। ठीक है, कारण और परिणाम को एक यहाँ पे चेन की तरह दिखाया गया है। तो भारत कुल मिला के कच्चा माल उत्पादक उपनिवेश बनकर रह गया। जो वाणिज्यिकरण था उसने भारत को केवल रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कंट्री बनाकर छोड़ दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस चर्चा के बाद हम कहेंगे निष्कर्ष रूप में कि भारत का जो वाणिज्यिकरण हुआ, पहली चीज स्वाभाविक नहीं था। इसके नकारात्मक परिणाम ज्यादा आए, सकारात्मक परिणाम कुछ भारतीय उद्यमियों ने उद्योगों का विकास किया। नकारात्मक परिणाम में ये था किसान दरिद्र हुए, अकालों की बारंबारता, ये सारी स्थितियां हुई। हमारी जो पारंपरिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, जजमानी व्यवस्था थी, वो टूट गई। और एक बाजारों से जुड़ाव तो हुआ, लेकिन एक तरह से ये जुड़ाव शोषक और शोषित का जुड़ाव था। किसानों का इसमें शोषण हो रहा था और यहाँ से जो भी लाभ था वो अर्जित करके बाहर जा रहा था। इसका उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था किसानों को। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, मेंस परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी का मेंस हो या स्टेट पीसीएस का, बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को लिखने में कारण स्वरूप प्रभाव से रिलेटेड जो भी चीजें मैंने बता दी, दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कि किस तरह से हस्तशिल्प उद्योगों का भारत में पतन हुआ, उस टॉपिक की भी चर्चा कर लेंगे। वो भी टॉपिक इन्हीं सब टॉपिक से कोरिलेट है, उसे देखेंगे अगले अगले सेशन में। आप लोग प्लीज, बार बार मैं बोलता हूँ कि मेरे इस वीडियो को शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब मैं इतनी मेहनत करके वीडियोज ले आता हूँ, जब पता चलता है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें वो मोटिवेशन मिलता नहीं है। हम इतना क्वालिटी वीडियो तभी ला पाएंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।